स्टार्ट हो जाए बस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, इट्स गुड स्टिल मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अच्छा, रोज के हिसाब से 12:10 में क्लास होती थी तो मुझे वही टाइम याद था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड एक बार हम मॉर्निंग फिर गुड मॉर्निंग मैम। एक बार फिर हम सब वर्चुअल क्लास में मिल रहे हैं और अटेंडेंस में देख रही हूँ लगभग ऑलमोस्ट फुल है। कौन क्लास में आया नहीं है अभी? 19 बच्चे तो दिख रहे हैं। रिंकू, आप मैम हैं क्लास सीता में? और काजल। अच्छा अच्छा, सीता और काजल 20-21 है ना? हाँ, काजल के भी रीजंस हैं और सीता के भी रीजंस हैं। कोई इशू नहीं है हम लोगों को। ठीक है। प्रेजेंटेशंस भी ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। अंजना का आज प्रेजेंटेशन का सेकंड डे है। अ, तो अंजना, थोड़ा सा आप बैकलॉग लेते हुए चलिए एंड क्लास इज ऑल योर्स। ओवर टू यू अंजना, ऑल द बेस्ट। ओके मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल हम हंटर कमीशन के जो सुझाव थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हंटर कमीशन में हमने बहुत सी चीज़ों को जान लिया था, जैसे कि इनके हंटर के बारे में, हंटर सर के बारे में, और उसके बाद जो हंटर कमीशन क्यों आया, हंटर कमीशन क्यों आया। तो ये इस बात को क्लियर करने के लिए हम बता दें कि जैसे कि शिक्षा के बारे में हर 20 वर्ष में उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता था। तो 20 वर्ष के बाद जैसे कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1833 में आया, फिर 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच के बाद फिर जब स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो गई, तो इस बीच में जो शिक्षा के विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया गया। तो ये जो हंटर कमीशन आया, तो ये 1882-83 में आया, 28 वर्षों के बाद ये कमीशन आया। के बाद हंटर आयोग का संगठन कैसे हुआ और इसको बनाने में कितना समय लगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसमें कितने सदस्य थे इस बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये मार्च 1883 में पूरा प्रतिवेदन बन के तैयार हुआ और ये 600 पन्नों का था। और इसके जो सदस्य थे, इसमें 20 सदस्य थे। और इसमें हमने बताया था आपको कि हर क्षेत्र से जो शिक्षाविद थे, समाजशास्त्री थे, इन सभी को उसमें इन सभी के जो सुझाव थे उसमें उन सभी को इसमें लिया गया था और शिक्षा के सभी स्तरों पे इसमें बात की गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हंटर आयोग जो लाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य ये था कि जो वुड का डिस्पैच आया था उसके बारे में समीक्षा करनी थी कि उसके जो सुझाव थे, उन सुझावों पर कितना काम हुआ है और शिक्षा की क्या प्रगति हुई है, और जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा पर इसमें अधिक जोर दिया गया। इसके बाद हंटर कमीशन को क्या कार्य सौंपे गए, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि वुड का जो घोषणा पत्र आया उसके बारे में समीक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के बारे में सुझाव देना, विद्यालयों की जो वर्तमान स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करना और उसमें क्या-क्या सुधार किए जाएँ, इस विषय में सुझाव दिए जाने थे। और जो मिशनरी विश्वविद्यालय थे, उनको किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि जो हंटर कमीशन आया उसके पहले 1880 में जो ईसाई मिशनरियाँ स्कूल थे और जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उनका जो वर्चस्व था वो धीमे धीमे कम होने लगा था। इसलिए मिशनरी जो विश्वविद्यालय थे या विद्यालय थे, उसको किस तरीके से वो लोग अपना कार्य कर सकें, इस बारे में भी सरकार ने सुझाव दिया और सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में भी बताया। तो जो हंटर आयोग की संस्तुतियाँ थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए थे, इन सभी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वुड घोषणा पत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे हमने प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में चर्चा कर ली थी। अब हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था।
इस बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था, प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए और बालक इससे क्या क्या सीख सकते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के में क्या क्या सीख सकते हैं, इस बारे में सुझाव दिए गए थे। तो पहला था शिक्षा द्वारा बालकों में स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना। जैसा कि अभी हमारे नई शिक्षा नीति में भी बताया गया कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना, वो अपनी जो जीविका है और अपना जो रोजगार है उसमें स्वयं ही उसको उन्नत कर सके, अपने आप को उन्नत कर सके, इस बारे में बताया गया। ये नीति हंटर कमीशन में भी बताई गई कि शिक्षा के द्वारा बालक अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्वयं अपने आजीविका चला सके और आत्मनिर्भर बन सके, वो किसी और पे आश्रित ना हो। ऐसा प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बताया गया। और नेक्स्ट बताया गया कि शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना। 1882-83 के टाइम पे जो शिक्षा थी वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थी, जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे उन तक पहुंच पाती थी, या सामान्य और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके पास शिक्षा के अवसर नहीं थे, क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी वो निशुल्क नहीं थी। तो निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो विषय था वो यहीं से निकला और जन सामान्य तक जो शिक्षा थी उसको पहुंचाने का कार्य किया गया। के बाद है शिक्षा को सामान्य जीवन के लिए उपयोगी बनाना। बालक को ऐसी शिक्षा देना जो वह अपने सामान्य जीवन में उसको लागू कर सके। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो शिक्षा है उसमें 3 R's को लागू करना। राइटिंग, सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग, मतलब कि मैथमेटिक्स के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और लिखना पढ़ना आना चाहिए उसको, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सके और खुद लिख भी सके। ये इस तरीके की ये जो 3 R's की जो 3 R's के बारे में उसको पूरी जानकारी हो, ऐसे शिक्षा के उद्देश्य बताए गए। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था में बताया गया कि प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषद या नगर पालिका आदि के अधीन होना चाहिए, और जिन जिला परिषदों में विद्यालय स्थापित किए जाएं उन्हें स्कूल जिला कहा जाए। जैसे कि अभी इस वर्तमान समय में हमारे हर जिले में एक डाइट होती है, बीएसए होते हैं, इस तरीके से उस समय में एक जो शिक्षा को संचालित कर सके, विद्यालयों को संचालित कर सके और विद्यालयों की बागडोर जो अपने हाथ पे ले सके, ऐसे जो स्कूल बनाए गए उन्हें स्कूल जिला कहा गया, और स्कूल जिले की हर जिले में स्थापना की गई। तरीके से उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसका कार्यभार चला। इसके बाद स्थानीय और संस्थानों के आधार पर विद्यालयों की आर्थिक सहायता की योजना बनाई जानी चाहिए। विद्यालयों की जो आवश्यकता वहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं वो स्कूल जिला जो बताया गया या उसके लिए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा भी कुछ सहायता देना इसमें बताया गया कि जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए सरकार द्वारा भी कुछ सहायता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय परिषदों के लिए यह नियम होना चाहिए कि ऐसे विद्यालय जो सरकार की आर्थिक सहायता परिधि से बाहर हैं, यदि चाहे तो यह विद्यालय इन विद्यालय परिषदों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से बाहर रह सकते हैं। मतलब कि हर जो जिले में
विद्यालय परिषद तो बना दिए गए, जैसे हमने बताया कि डायट और बीएसए इस तरीके से जो बना तो दिए गए विद्यालय परिषद, लेकिन उन क्षेत्रों में या गांवों में कुछ ऐसे देशी पाठशालाएं भी चलती थी या मिशनरी स्कूल भी चलते थे। तो जो देसी पाठशालाएं थी जिन्हें पंडित मौलवी जो इस तरह के लोग चलाते थे, और जो मिशनरी स्कूल ईसाई ईसाई लोगों के अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए चलाए गए थे, तो इनको बताया गया कि वो अपना जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वो जरूरी नहीं है कि विद्यालय परिषद उन पे अपना नियंत्रण रखे। वो जैसे भी कार्य करना चाहें, देशी पाठशालाओं मिशनरी स्कूल जो भी थे, वो जैसे भी कार्य करना चाहे, उसमें विद्यालय परिषदों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सिर्फ अनुदान दे सकती है सरकार उनको, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप उनका नहीं होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय परिषद अपने अधिकार किसी अन्य संस्था को भी प्रदान या स्थानांतरित कर सकती है। अब जैसे कि जो विद्यालय परिषद बनाए गए, अगर उसके पास जिले में अधिक विद्यालय और वो उन कार्यों को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रही है, सभी विद्यालयों पर का निरीक्षण अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो वो निजी संस्थानों की मदद लेके उन कार्यों को उनको सौंप सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट होगी सारी वो विद्यालय परिषद के अंडर ही आएगी। कार्य दे सकती है वो अन्य संस्थाओं को, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वो विद्यालय परिषद के पास ही पूरी रिपोर्ट उसकी आएगी। नेक्स्ट है, विद्यालय से संबंधित शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा समाप्ति और पदोन्नति के लिए जो नियमों का निर्धारण है और उनके अनुपालन का अधिकार विद्यालय परिषद का ही होगा। जैसे कि शिक्षक कितने और कैसे होने चाहिए, उनको वो प्रशिक्षित हैं या नहीं है, और कर्मचारियों की नियुक्ति, ये सारी जो इसके जो नियम होंगे, ये सारे विद्यालय परिषद के द्वारा ही किए जाएंगे। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा या निजी संस्थानों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सारा कार्यभार विद्यालय परिषद ही करेगी। नेक्स्ट है, विद्यालय संबंधी समस्त गतिविधियां नियम और कानून के अनुसार संचालित किए जाएंगी। जो भी सुझाव दिए जाएंगे हंटर आयोग के द्वारा, जो भी सुझाव दिए जाएंगे उस तत्कालीन समय में, तो वो चल तो रहे हैं विद्यालय परिषद के द्वारा और उनके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं है सरकार का। लेकिन सरकार का नियंत्रण ना होते हुए भी उसके बारे में जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं, जो सुझाव उनके नियम और कानून के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं के अनुसार ही विद्यालय परिषद कार्य करेगी। अपने अनुसार वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगी विद्यालय परिषद। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होंगी? पाठ्यक्रम जो होगा तो स्थानीय भाषा का उसमें समावेशन होगा। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, जिस भी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा चल रही है, तो उसमें स्थानीय भाषा होगी वहाँ की। स्थानीय भाषा के साथ साथ सामान्य विज्ञान, गणित, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, बही खाता, भौतिक विज्ञान आदि विषयों को अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। सभी को ये सारी विषयों को पढ़ने की बाध्यता होगी। हर कोई ये सारे विषय ही पढ़ेगा प्राथमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर आते आते विषयों का वर्गीकरण हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये सारे विषयों को पढ़ना अनिवार्य होगा। वित्तीय प्रबंध। अब वित्तीय प्रबंध कैसा होगा? जो वित्तीय प्रबंध होगा तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो निर्धारित धनराशि का उपयोग होगा, वो स्थानीय निकाय जो होंगे, उनको जो भी वित्तीय प्रबंध के लिए जो अनुदान दिया जाएगा, तो वो अनुदान जो स्थानीय निकाय होंगे वो अपने निजी कामों के लिए उस धनराशि का उपयोग नहीं कर सकेंगे, बल्कि विद्यालय के उपयोग में लाएंगे। जो भी धनराशि उनको मिलेगी
जैसे कि उस टाइम पे जो धनी वर्ग के लोग थे, वो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ राशियां जो थी वो स्थानीय निकायों को देती थी और सरकार भी देती थी। तो ये सारी चीजें जब होती थी तो वो सारी चीजें जब मिलने के बाद तो जो स्थानीय निकाय होते थे वो उनको ये बाध्यता थी कि वो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर भी ये सारे जो वित्तीय प्रबंध करेगी उस पे खर्च करेगी और अपने निजी कार्यों के लिए उन मदों का खर्च नहीं करेगी। नेक्स्ट है अब शिक्षा का माध्यम कैसा होगा। तो इसमें हंटर कमीशन के पहले भी बताया जाता था कि जैसे प्रचलित जो भारतीय भाषा थी, जैसे कि संस्कृत थी, हिंदी थी, अरबी, फारसी, ये जो भाषाएं थी, इन भाषाओं में जो शिक्षा थी उसका प्रचलन था। लेकिन इसमें शिक्षा का जो माध्यम बताया गया, जो जिस भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसकी स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा के अनुसार ही जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी उसका माध्यम वही होगा। मातृभाषा ही जो होगा वो शिक्षा का माध्यम होगा, क्योंकि मातृभाषा ऐसा हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में भी बताया गया है कि जो मातृभाषा में है, अगर बच्चा मातृभाषा में सीखेगा तो वो सारी चीज़ें आसानी से सीख पाएगा। वही चीज़ें इसमें भी बताई गई कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा घर पे रहता है, चीज़ों को देखता, सुनता, समझता है और जिस भाषा को वो सीखता है उसी भाषा में ही उसको पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएगा। तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा उस समय भी बताया गया। अब शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कैसे और किस प्रकार दिया जाएगा इसके बारे में भी हंटर कमीशन ने बताया। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण इसमें बताया गया कि चाहे सरकारी हो या सहायता प्राप्त विद्यालय, कोई भी हो, सरकारी हो या सहायता प्राप्त हो, प्रत्येक निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल विद्यालय ऐसा अवश्य होना चाहिए जो क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र में एक कम से कम एक नॉर्मल स्कूल जो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके, ऐसा एक नॉर्मल स्कूल होना चाहिए। जैसे कि एक वहाँ पे होता है कि एक लैब टाइप की होती है और एक स्कूल का मॉडल पूरा होता है, क्लास का मॉडल होता है। वहाँ पे जो टीचर होते हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कार्य करते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो एक ऐसा नॉर्मल स्कूल जरूर होना चाहिए जिससे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड हो सके, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से सीख सकें। दूसरा है विद्यालयों की गुणवत्ता की दृष्टि से नॉर्मल विद्यालयों के लिए धन का आवंटन प्रांतीय कोषों द्वारा पहले से ही किया जाना चाहिए। तो जो विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होंगे, तो टीचर्स जब नॉर्मल विद्यालयों में अपनी ट्रेनिंग लेंगे तो उस ट्रेनिंग में तरह तरह की सहायक सामग्रियों की आवश्यकताएं होगी, किस तरीके से उनको ट्रेंड करने के लिए भी टीचर्स की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ों के लिए जो धनराशि होगी वो प्रांतीय कोषों के द्वारा ही पहले से ही वहाँ पे, ये नहीं कि मतलब टीचर जब आएगा और जब जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं जब आएंगे तब उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, तब टीचर्स को बुलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ों को देखा जाएगा और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ऐसा बताया गया हंटर आयोग में। नेक्स्ट है प्रत्येक निरीक्षक को अपने अधीनस्थ नॉर्मल स्कूल के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करना चाहिए। तो जो निरीक्षक होगा वो नाम के लिए सिर्फ वहाँ का निरीक्षक नहीं होगा, उसके अधीन जो भी नॉर्मल स्कूल होंगे उन नॉर्मल स्कूल में वो जाके देखेंगे कि जो स्कूल हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या सिर्फ एक नाम के लिए ही वो नॉर्मल स्कूल खोले गए हैं और जो विद्यालयों में टीचर पढ़ा रहे हैं उन वो ट्रेंड नहीं है और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं।
परंपरागत रूप से, तो वो ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, ऐसा हंटर आयोग में बताया गया। नेक्स्ट है स्वदेशी विद्यालयों को प्रोत्साहन। अब स्वदेशी विद्यालय कौन थे? जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वदेशी विद्यालय वो विद्यालय जिनको देशी पाठशालाएं भी बोला जाता था, जिनको मौलवी पंडित इस तरीके के लोग संचालित करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में। इस तरीके के जो विद्यालय चलते थे और मिशनरी स्कूल जो चलते थे, उनके बारे में बताया गया कि स्वदेशी विद्यालयों को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। तो स्वदेशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए बोला गया कि स्वदेशी विद्यालयों के संचालन का दायित्व स्थानीय निकायों और विद्यालय परिषद को दिया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के लिए उनको बोला गया था, लेकिन इन विद्यालयों में अगर किसी सहायता की ज़रूरत हो तो उनको सहायता देने के लिए स्थानीय निकायों और जो विद्यालय परिषद है, अगर उनको ज़रूरत है, वो उनके अधीन नहीं होंगे। अगर उनको ज़रूरत है तो उनको वो सहायता स्थानीय निकाय और विद्यालय परिषद प्रदान करेगी। नेक्स्ट है इन विद्यालयों को सरकारी आर्थिक सहायता तथा मान्यता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो भी विद्यालय परिषदों को जो भी धनराशि आवंटित की जाएगी, उस धनराशि को वह स्वदेशी विद्यालयों में भी देंगे उन धनराशियों को। और धनराशियों को देने के साथ साथ अगर वह विद्यालय सरकार के अधीन होना चाहें या विद्यालय परिषद के अधीन होना चाहें तो उन्हें मान्यता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। मान्यता देने के साथ साथ उनको सहायता भी मिलेगी और उनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि इन विद्यालयों को मान्यता और सहायता प्रदान की जाए तो इनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार लाकर इन्हें भी आधुनिक बनाया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि अगर देसी पाठशालाओं को संचालित करने वाले जो लोग थे, अगर वो चाहें तो उनकी स्थिति में, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों में ये सारी चीज़ें चलती थी, तो पर्याप्त सुविधाएं वहाँ पे नहीं मिल पाती थी। बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पढ़ने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो अगर वहाँ के जो लोग अगर चाहें तो वो विद्यालय परिषद के अधीन हो सकते हैं, तो उनको मान्यता भी प्राप्त हो जाएगी और उनको सहायता भी प्राप्त हो जाएगी, समय समय पर धनराशि के रूप में सहायता भी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम, शिक्षकों, कर्मचारियों के स्तर तथा अन्य सुविधाओं में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। जैसे कि ये जो विद्यालय थे, देशी जो विद्यालय थे, उनका जो पाठ्यक्रम था वो परंपरागत रूप से वही चला आ रहा था, उसमें कोई नवीनता नहीं आ रही थी। जो पंडित थे वो अपने अकॉर्डिंग हिंदी और संस्कृत में जो विद्यार्थी थे उनको पढ़ाते थे, और जो मौलवी थे वो अपने अनुसार अरबी, फारसी, उर्दू इस तरीके की चीज़ें बच्चों को पढ़ाते थे। अलग से कोई ज्ञान बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी सुधार करके और शिक्षकों और कर्मचारियों के स्तर में भी सुधार करके, उनको सहायता देके, उनके वेतन को बढ़ा के और अन्य उनको सुविधाएं सारी देके इस क्षेत्र में सुधार किया जाए, ऐसा कमीशन में बताया गया। के बाद है शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी जो विद्यालय थे उसमें प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे। वहाँ पे अनुवांशिक रूप से, जैसे कि कहीं किसी मंदिर में कोई पंडित बैठ रहे हैं, तो पंडित जो बैठ रहे हैं वो जब उनकी आयु ज़्यादा हो गई, उनकी आयु ज़्यादा होने के बाद उनके बेटे ने उस कार्यभार को संभाल लिया, तो वो प्रशिक्षित नहीं हो पाए। ऐसे ही मौलवी होते थे, तो वो प्रशिक्षित नहीं होते थे। इसीलिए जो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो शिक्षक बनाए जाए, तो वो प्रशिक्षित उनको किया जाए, इसके लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए स्वदेशी विद्यालयों में। नेक्स्ट है इन विद्यालयों के भवन निर्माण, छात्रवृत्ति हो तथा
इन विद्यालयों में भवन निर्माण हो, छात्रवृत्ति हो या अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। इन सभी के लिए स्वदेशी विद्यालयों के लिए अनुदान भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अब हमारा माध्यमिक स्तर के विषय में हंटर कमीशन में क्या क्या सुझाव दिए गए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की क्या नीति थी। माध्यमिक शिक्षा की क्या नीति थी, इस बारे में रिपोर्ट हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने बताया कि द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वाज ओनली टू एस्टैब्लिश अ हाई स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट की जो सरकार की क्या ड्यूटी होगी कि प्रत्येक जिले में हाई स्कूल की स्थापना की जाए एंड आफ्टर दैट द एक्सटेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट शुड बी लेफ्ट टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब कि निजी संस्थानों के द्वारा इन विद्यालयों को संचालित किया जाना चाहिए। मतलब उनके एस्टैब्लिशमेंट में तो सरकार सहायता करेगी, लेकिन जो आगे संचालित किए जाएंगे या चलाए जाएंगे उनको प्राइवेट सेक्टर के अनुसार उनको चलाए जाने की बात कही गई थी। अब बताया जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य एक था कि माध्यमिक शिक्षा जीवन उपयोगी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में सफल जीवन जी सके। जो एक साधारण व्यक्ति है, तो माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अपने सामान्य जीवन में वो अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी उसको शिक्षा प्रदान की जाए। और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करना, ये माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य थे। के बाद नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था। अब माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो माध्यमिक शिक्षा की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो प्राथमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत रूप से समाज के धनी एवं प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि उन्होंने बोला कि जो विद्यालय हैं उनको संचालित जो किया जाएगा वो समाज के जो धनी वर्ग हैं और प्रतिष्ठित वर्ग हैं, वो उन्हें निजी संस्थानों के द्वारा जो विद्यालय होंगे माध्यमिक, उनको संचालित किया जाएगा। सरकार उसमें सहायता तो देगी, लेकिन सरकार का उसमें उतना हस्तक्षेप नहीं होगा, और जो सरकार होगी उसका कुछ प्रतिशत ही धनराशि देगी उसको संचालित करने के लिए, और बाकी जो भी होगा उसका संचालन समाज के धनी एवं प्रतिष्ठित वर्ग अपने जिन निजी संस्थानों के द्वारा उसको करेंगे। के बाद वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोग ने इन्हें सहायता अनुदान आदि की भी संस्तुति की। मतलब कि इसको इसमें बताया कि अगर आवश्यकता होगी वित्तीय रूप से तो ही सरकार उनको सहायता अनुदान प्रदान करेगी, अन्यथा जो भी समाज के धनी एवं प्रतिष्ठित लोग होंगे वो अपने निजी संस्थानों के द्वारा इसका प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो इस पाठ्यक्रम को 2 वर्गों में बांटा गया है। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक अ पाठ्यक्रम और दूसरा बा पाठ्यक्रम। आ पाठ्यक्रम में सामान्य विषय, जैसे हमने आपको प्राथमिक स्तर पे ही बताए थे, इसमें और चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो जो आ पाठ्यक्रम होगा, सामान्य विषय जो होंगे, तो सामान्य विषय जो पढ़ेंगे, जो आ पाठ्यक्रम जो पढ़ेंगे, तो वो उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए वो आ पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। और जो बा पाठ्यक्रम होगा, बा पाठ्यक्रम वो लोग पढ़ेंगे जो अपना निजी व्यवसाय या निजी क्षेत्र में अपना कोई हाई स्कूल के बाद अपना कार्य कर सकेंगे। सीनियर सेकेंडरी के बाद वो अपना जो भी कार्य करना चाहें, तो वो बा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद अपने व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए उस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के साथ साथ जो अपने निजी व्यवसाय हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। और जो आ पाठ्यक्रम है उसमें
जो भी लोग पढ़ेंगे या जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे वो उच्च शिक्षा के लिए उसमें आगे जाने के लिए अपना अपनी शिक्षा लेंगे, ऐसा माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बताया गया। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम कैसा होगा। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम का क्या होगा। तो शिक्षा का माध्यम इसमें बताया गया कि इसमें कोई भी शिक्षा के माध्यम के बारे में बात नहीं की गई है। तो उस समय जो माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों में जो शिक्षा का माध्यम चल रहा था तो वो अंग्रेजी थी। तो जब कोई इसमें सहमति कुछ भी नहीं दी गई तो ऐसा माना गया कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वह अंग्रेजी भाषा ही होगा। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण। अब माध्यमिक स्तर पे जो शिक्षक प्रशिक्षण होगा वो कैसा होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में इसमें बताया गया कि इसमें योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता इस पे होगी, क्योंकि 1882 के समय में जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो शिक्षा के क्षेत्र में उतनी प्रगति उस समय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोग स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और शिक्षा के क्षेत्र में उतना कार्य नहीं हो पा रहा था। तो शिक्षकों की जो प्रशिक्षण था उसकी वहाँ पे बहुत आवश्यकता हुई। प्राथमिक स्तर पर तो विद्यालय खोल दिए गए थे तो वहाँ पे तो ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन माध्यमिक स्तर पे विद्यालय उतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, इसीलिए वहाँ पे भी महाविद्यालय जो थे खोलने की बात की गई, जिससे शिक्षकों का प्रशिक्षण हो सके और वो एक ट्रेंड शिक्षक बन सके। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित क्या क्या सुझाव दिए गए। तो हम उच्च शिक्षा के संबंधित सुझावों में देखेंगे कि उसमें इसके क्या क्या उद्देश्य थे, प्रशासन की और वित्त का क्या प्रबंध था और उच्च शिक्षा का कैसा पाठ्यक्रम था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले यस मैम। मैं देखो 5 मिनट का समय बचा है, फिर जैसे लक्ष्मी के उसमें रह गए ना थोड़ा सा रिव्यूज लेना, तो वही वाला सीन हो जाता है, इसलिए यार आप 5 मिनट का समय आप फीडबैक को दीजिए और फिर उसके बाद जो है कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी ले लीजिए और फीडबैक दे दीजिए, है ना, फिर वाइंड अप करेंगे यहाँ से। हाँ, उच्च शिक्षा के उद्देश्य कल, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जी जी बोलिए, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट पहले सीता की रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर मैंने कहा 5 मिनट के लिए सीता क्लास में बुलाया, उसे छोड़ दिया, अगली क्लास में शायद पहुंचेगी सीता। किसी को कोई क्वेरी है? इस लक्ष्मी आप क्लास में हैं? लक्ष्मी आप क्लास में हैं? यस मैम। ठीक है, आदर्श? आदर्श क्लास में नहीं है। आस्था? क्लास में। आस्था? राज? राज देखो, राज क्लास में नहीं है। सुप्रिया? दर्शिका तो सोने चली गई है। नेहा? मैम हम दिख रहे हैं। यस मैम। यहीं पर हूँ। राज आप दिख नहीं मैं रहे? यहीं पर हूँ। नेहा? यस मैम। उपेंद्र? यस मैम। अभिषेक? यस मैम। आलोक? आलोक? आलोक आपका स्वास्थ्य कैसा है? मीट ज्वाइन करके आप गायब हैं। संजय पाल? यस मैम। प्रति? प्रेजेंट मैम। ओके, आप लोगों को अंजना जी की पढ़ाए हुए में कोई क्वेरी नहीं है ना? सो फार एवरीथिंग इज क्लियर?
Yes, So far ma'am. everything is clear अब तक? Yes, मैम ma'am. मैम मेरा फोन हैंग कर रहा है मैम, इसलिए आवाज नहीं जा पा रही थी मैम, इसलिए मैंने फिर वो बैक किया मैम, फिर दोबारा ज्वाइन हुआ मैम, हो रहा हूँ मैम। अभी कुछ दिख रहा है मैम, मैम स्वास्थ्य कुछ मैम ठीक है। चलिए, ठीक जी है। मैम। आज अगर मैम किसी को आज मैम घर पे शादी है मैम, इसलिए और चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त है मैम, फिर भी मैम क्लास लेने के लिए बैठा हूँ मैम, क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैम आज मेरा शाबाश, फोन थोड़ा सा मैम हैंग कर रहा है मैम। चलिए चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं। यस मैम। हाँ, आ, आप लोगों को लक्ष्मी से कुछ क्वेरीज थी, लक्ष्मी इज हियर, पर मैं समझती हूँ कि अगर अगर हमारे सामने उसकी स्लाइड्स नहीं है तो क्वेरीज में थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखते हैं किसी दिन लक्ष्मी की स्लाइड्स लगा करके दोबारा से क्वेरीज ले लेंगे, ठीक है। अंजना की प्रेजेंटेशन अच्छी है, आई मस्ट से कि शी इज एक्सप्लेनिंग रियली वेल, अंजना इज एक्सप्लेनिंग रियली वेल, अच्छा पढ़ा रही हैं आप। और देखिए, आप जब पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है तो स्टूडेंट्स को क्वेरीज भी अपने आप ही कम हो जाती हैं, क्योंकि सब चीज समझ में आती चली जा रही है। With this, I think we will close today's meet, and tomorrow and day after is lockdown, so we will not have classes, and after that let's see what's going to happen, and head sir के जैसे instructions होंगे वैसा किया जाएगा। आज की मीट को यहीं समाप्त करते हैं। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone. थैंक यू मैम।